So in chapter 5 upholding the law and enforcing fundamental rights, है ना, यही हमारा पॉइंट चल रहा था, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। इसमें मैंने आपको कुछ बता भी दिया था आप लोगों को थोड़ा सा, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले थे, इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। बताया हुआ है आपको कि इंडिया में रहने वाला कोई भी सिटीजन, अच्छा हम बार बार सिटीजन क्यों कहते हैं, सिटीजन इसलिए कहते हैं कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। भारत में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फॉरेनर भी आके रह रहे हैं यहाँ पे, बट वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो नागरिक नहीं है भारत के। क्यों? क्योंकि वो सिटीजनशिप उनको अलग कंट्री की मिली हुई है, वो तो केवल बिजनेस और व्यापार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। बात समझ में आ रही है? किसी फॉरेनर के खिलाफ अगर कोई होता है तो वो मामला एक अलग केस में चला जाता है, ठीक है, वो मामला एक अलग केस में चला जाता है, उसकी सुनवाई उसके कंट्री में भी हो सकती है। और हमारी कंट्री में जो मामला होगा वो थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, वो पहले मानवाधिकार के पास जाएगा, मानवाधिकार जो आयोग बना हुआ है ह्यूमन राइट्स वाले, उनके पास जाएगा कि जो हमारे उनके साथ में कैसा गलत, फिर वो वहां से अपील दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मतलब थोड़ा घुमा के, थोड़ा सा घुमा के जो प्रोसेस है ना वो आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत के नागरिक हैं, जिसको भारत की सिटीजनशिप मिला हुआ है, अच्छा भारत का सिटीजनशिप कैसे मिलता है ये आपको सीधे सीधे पता है, तो आपको सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पापा मम्मी के बच्चे हो ना, आपको ऑलरेडी सिटीजनशिप मिल गई है, क्योंकि उनको वो भारत में ही बर्थ किए हैं, जो भारत में जन्म लिए हुए हैं। तो जिनका जो बर्थ होता है वो भारत में हुआ है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, या जिनके पेरेंट्स भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। या सिटीजनशिप लेने के कई शर्तें होती हैं बेटा, कई कंडीशंस होती हैं। या जैसे कोई बाहरी फॉरेनर है, अब वो हमेशा से भारत में रहना चाहता है, मान लीजिए कोई हमेशा से भारत में रहना चाहता है तो बिल्कुल रह सकता है। और रहने के लिए जैसे ही उसमें टाइम कंडीशन होता है कि लगभग इतने सालों तक अगर वो रहे, इतने सालों तक यहाँ पर रहे, तो फिर वो अपना एक फॉर्म भरेगा और उसमें जो हमारा सिटीजनशिप वाला सिटीजन का एक पूरा एक कह सकते हैं कि आयोग है, एक कार्यालय है, उस ऑफिस में जाके वो फॉर्म जमा करेगा कि सर मैं इतने टाइम से इतने समय तक यहाँ पर भारत में रह रहा हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड ये है, और कुछ शर्तों को पूरा करके उसको भारत की नागरिकता कुछ समय बाद जब उसको फॉर्म दे दिया, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, उसको चेक किया जाएगा कि क्या ये बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसका वेरिफिकेशन होता है कि हाँ इतने समय से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो जब जो सिटीजन वाला जो ऑफिस है, जब उसको ये कंफर्म हो जाता है बेटा कि हाँ ये इनको यहाँ पर रहने की परमिशन, भारत की नागरिकता इनको देनी चाहिए, तो फिर वो दे देते हैं। और जैसे ही उसको सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसके पास भी वही सारे राइट हो जाते हैं जो भारत के नागरिक जो पहले से रह रहे थे उनके पास भी जाती है। लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबी है, इसलिए बहुत सारे लोग सिटीजनशिप लेते भी नहीं है, आते हैं, बिजनेस करते हैं, रहते हैं, कई समय तक रहते हैं। रहने के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं कि आप रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, और सिटीजनशिप लेने की जरूरत उनको महसूस नहीं होती। लेकिन जो परमानेंटली रहना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस उनको गुजरना पड़ता है ना, तब जाके उनको मिलता है। अब ये मुद्दा हमारा चैप्टर का नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, बस ये थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया। लेकिन जो भारत के सिटीजन हैं उनको डायरेक्टली कह रहा ना, कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? इफ दे बिलीव द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जब उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स केवल भारत के नागरिकों के लिए है, भारत में और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नहीं है कि अमेरिका से, चाइना से, बांग्लादेश से आए हुए बहुत सारे लोग मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है, तो उनके पास उनके फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं। तो भारत यहाँ पर जो कोर्ट है वो उनको नहीं बुला रहा है कि आप डायरेक्टली हमारे पास आ जाइए। वो मामला कहाँ चला जाएगा? पहले दूसरे ऑफिस में जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट उसको देखेगा कि क्या हो रहा है ना। जो फॉरेनर का एक पूरा रेजिडेंस होता है उसका डिपार्टमेंट ही अलग होता है, ठीक है। उनके जब मानवाधिकारों का हनन होता है, उनको कोई राइट उनके तो वो जब वहां कंप्लेन करते हैं, फिर वहां से है ना घुमा फिरा के फिर कोर्ट में आता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली नहीं, लेकिन आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं इफ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। फॉर एग्जांपल इन क्लास 7th बुक आपने पढ़ा, हकीम शेख के बारे में पढ़ा। हकीम शेख क्या था? एग्रीकल्चर लेबरर था,
जो कहाँ से गिर गया, ट्रेन से गिर गया, है ना, इंजर्ड हो गया था, है ना, उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। तो हुआ क्या कि कई सारे हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से भी मना कर दिया। जब वो ट्रेन से गिरा, हॉस्पिटल की ओर गया, तो उसको बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, है ना। जब मना कर दिया तो क्या हुआ कि ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया। किस लिए गया? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा था। उसका फंडामेंटल राइट क्या था? उसका फंडामेंटल राइट ये था कि अगर किसी नागरिक को चोट पहुंच गई है, वो घायल हो चुका है, तो हमें किसके तहत फंडामेंटल राइट उसको किसके तहत मिल रहा है? आगे जो मैं बता रहा हूं, आगे दिया है आर्टिकल 21। अंडरलाइन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्टिकल 21 से हमें क्या मिलता है? आर्टिकल 21 ये दिया है, और उसी के जस्ट नीचे दिया है हमें क्या? राइट टू लाइफ। ये दोनों को बिल्कुल आप आर्टिकल 21 से सर्कल बनाइएगा और यहां तक कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 21 आपको क्या देता है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार होता है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपसे आपकी कोई लाइफ छीन नहीं सकता है, आपको इस भारत में रहने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 21 केवल सीमित नहीं है, ये ब्रॉड है, एक बड़े पैमाने पर है। अभी आपके पूरे चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी और आगे वाले चैप्टर में भी अगर होगा तो आर्टिकल 21 को आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 कितना विस्तार है। आर्टिकल 21 में आपको साफ पानी पीने की व्यवस्था भी अगर गवर्नमेंट करा रही है ना, वो भी आर्टिकल 21 में आ रहा है। यहां तक कि एक आपको एक अच्छा बिजनेस अगर आपको करना है, आप छोटा सा बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आपको क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो आप क्या भूखो नहीं मर जाएंगे फिर? बताइए। तो वो अगर आप मर रहे हैं, अगर आपकी जान जा रही है, आप पूरी तरह से ग्रसित हो रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से अटैच हो रहा है ना। क्योंकि आर्टिकल 21 तो कह रहा है ना कि जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? जीवन जीने के लिए हमें एक साफ वातावरण में हमें रहना चाहिए, हमें खाने पीने का हमारे पास प्रबंध होना चाहिए, हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस सेटअप होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें भी तो आर्टिकल 21 में आती हैं। तो इन सब बातों को भी आप लोग याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 केवल इतना ही नहीं कहता कि आपको बस कोई आपको जान से मार नहीं सकता है। आर्टिकल 21 केवल इतना नहीं कहता कि आपकी कोई प्राण, आपको कोई जान नहीं कर सकता है, आपको कोई मर्डर नहीं कर सकता है। बस आर्टिकल 21 इतना ही नहीं कहता। आर्टिकल 21 मानव के जीवन में रहने वाली प्रत्येक गतिविधियों को, प्रत्येक एक्टिविटीज को देख रहा है। एवरी एक्टिविटीज वर सीन अंडर द आर्टिकल 21, है ना। एवरी एक्टिविटीज ऑफ ए ह्यूमन वर सीन आर सीन इन अंडर आर्टिकल 21, उसके अंतर्गत देखी जाती है। तो ये भी आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको मैंने बताया हुआ था कि जो आपका मूल संविधान है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जो संविधान है, देश की जो संविधान की बुक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है ना, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है, यानी लेजिस्लेटिव भी संविधान के अंडर में ही रहते, संविधान के बातों को ही पालन करके नियम कानून बनाती है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बन जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के इधर उधर बातें लिखी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हो और पार्लियामेंट कोई और कानून पास कर दे, ऐसा नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट संविधान के बने हुए किसी भी कानून को रद्द नहीं कर पाती है, उसमें संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट करती है। एक वर्ड आता है अमेंड, तो अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकती है। कौन? पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो स्टेट की बात नहीं करते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने कहा आपको कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो पार्लियामेंट के द्वारा जो बने हुए कानून होते हैं उसी के अंडर में काम करती है, उसी को फॉलो करती है। और उसकी वहां पर भी जो लॉ बनाए जाते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ होता है हमारा, है ना, जो क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ा है ना आपको, दीवानी लॉ होता है, आपका क्रिमिनल लॉ होता है, ये भी किसके, ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी मैंने आपको 2 पार्ट बताया था कि एक परमानेंट होता है, टेम्पोररी। तो जो परमानेंट वाली गवर्नमेंट होती है उसके अंदर में क्या होते हैं, हमारे पुलिस आती है कि नहीं आती है उसके अंतर्गत। तो पुलिस के अंदर भी पुलिस के भी अपने कानून होते हैं ना, पुलिस भी उसके अंदर, पुलिस के अंदर कानून होते हैं। मैंने क्लास 7 में आपको बताया था, जिसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आईपीसी मैंने आपको बताया था, इंडियन पैनल कोड बताया हुआ था, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी। तो ये आईपीसी जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पार्ट है, आईपीसी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पार्ट है, ये भी अपना कानून बनाते हैं। तो जब ये कानून बनाते हैं, भाई पुलिस किसी को पकड़ने जा रही है तो पुलिस के अपने कानून है, आईपीसी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत वो आप पुलिस उसको पकड़ती है कि आपने ये अपराध किया है, हम इसके तहत आपको पकड़ रहे हैं। तो ये जो कानून बना हुआ था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखकर बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ऐसे सामने रख ली जाती है,
कि हम कोई कानून बना रहे हैं, देखते रहते हैं बार बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है हम उससे आगे की बात लिख दी है। यानी आपके अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें कब लिखी गई थी? ये तब लिखी गई थी जब आपका देश आजाद हो गया था, और देश आजाद होने के बाद आपके रिपब्लिक डे जब से मनाया जाने लगा उसके पहले से, यानी कि आप देख सकते इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में कितना समय लगा था? 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगा था। 2 वर्ष है ना, 2 साल आपको और 11 महीने इधर आपके और 18 डेज लगे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में। तो याद रखिएगा, अभी जब मैंने आर्टिकल की बात किया तो टोटल कितने आर्टिकल हैं आपके मूल संविधान में? अगर आपको कोई पूछे हाउ मेनी आर्टिकल है ना इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बना उस समय कितने आर्टिकल बनकर तैयार हो गया, तो टोटल कितने आर्टिकल थे? तो आप याद रखिएगा 395। कौन कितना नंबर याद रखेंगे? 395। यही आपके मूल आपके बेसिक आर्टिकल हैं। 395 ये आपके टोटल आर्टिकल हैं। टोटल आर्टिकल ये आपके कहाँ थे? ये आपके मूल में थे, ये आपके फंडामेंटल्स आपके आर्टिकल्स हैं, मेन आर्टिकल्स हैं, ये आपके मेन आर्टिकल्स, मुख्य आर्टिकल्स हैं। अब इन्हीं आर्टिकल्स में ए जोड़ दिया गया, बी जोड़ दिया गया, सी जोड़ दिया गया, एबीसी करके जोड़कर आज की डेट में टोटल आर्टिकल कितने हो गए? तो टोटल आर्टिकल 450 हो गए। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो एबव 450 आर्टिकल हो गए, इतने आर्टिकल हो गए। लेकिन वास्तविक रूप में आर्टिकल है कितने? वो है आपके 395। अब जैसे हमारा मान लीजिए आर्टिकल 1 की बात करें हम, जैसे आर्टिकल 21 बात करें, आर्टिकल 21 आया तो हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ तो हमें मिला हुआ है, आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ मिला हुआ है। लेकिन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में हम क्या जोड़ रहे हैं? 21 का ए जोड़ रहे हैं, 21 का बी जोड़ रहे हैं, 21 का सी जोड़ रहे हैं, तो इनको भी तो काउंट कर रहे हैं हम। तो जब हम इनको काउंट करते हैं तब हमारा इतना पहुंच जाता है। जब हम इनको काउंट करते हैं, एबीसी काउंट करते हैं, काथा गाघा काउंट करते हैं, तो 450 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिकल हमारे हैं कितने, वास्तविक हमारे आर्टिकल कितने हैं, रियल आर्टिकल कितने हैं, तो ये हमारे 395। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं? तो हम लोगों को पता होना चाहिए 22 पार्ट है। पार्ट कितने हैं कि भाग कितने हैं? 22 पार्ट्स हैं हमारे। जैसे आपकी बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर्स कि हमारे क्लास में 12 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने चैप्टर्स हैं कह सकते हैं आप, कितने पार्ट हो रहे हैं? तो 22 पार्ट हो रहे हैं। आर्टिकल कितने हैं? ये इतने आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। शेड्यूल्स कितने हैं हमारे? वो 12 है। ये अभी हम इसको बताएंगे कि ये जो हमारे शेड्यूल्स है, अनुसूचियां जिनको कहते हैं, इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। बस इतना आप जान लीजिए कि ये कुछ बेसिक बातें थी, बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, केवल संक्षिप्त जितनी बातें हैं उतनी ही आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आई सभी को? यहां तक बताएं मुझे। यस सर। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर है सर? 22 चैप्टर नहीं बोलेगे, उनको पार्ट बोलेगे। मैंने केवल आपको समझाने के लिए चैप्टर्स बोले थे कि जैसे बुक में आपके कितने चैप्टर्स हो रहे हैं? 22। सॉरी, बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं। और बुक में जो पेज नंबर होता है, जैसे ये दिया हुआ है इसमें 55, तो जैसे ये 55 है ना, वैसे ही आर्टिकल को काउंट कर लीजिए। जैसे एक चैप्टर्स में कई सारे पेज नंबर होते हैं, है ना, कई सारे पेज नंबर होते हैं, तो जैसे बुक में एक पेज नंबर होते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल एज अ पेज नंबर के रूप में है। ये इसलिए बेटा दिया गया है, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, ये केवल इसलिए दिया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा। अब हमें अगर ढूंढना है कि हमें ये वाला राइट हमें कहाँ मिला है, मान लीजिए हमें फ्रीडम का राइट कहाँ मिला है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये किस पेज नंबर में है। पेज नंबर 19 में है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस नंबर में होगा? आर्टिकल 19 में। तो हम पेज पलटेंगे और 19 नंबर में जाके खड़े हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ दिया है फ्रीडम का, यहाँ फ्रीडम का दिया है, और बड़े आसानी से आप। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन को इजी बनाने के लिए आराम से आप वहां पहुंच जाएं कि कौन सी बात कहां लिखी है, केवल इसीलिए आर्टिकल्स को बनाया गया, बाकी आर्टिकल का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। याद रखिए, संविधान में सारी बातें वैसे ही लिख के तो रखी जा सकती थी, लेकिन आप ढूंढेंगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी बात कहां लिखी है?
इक्वलिटी हमें कहाँ मिली है? तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। फ्रीडम कहाँ दिया गया है? तो फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में फ्रीडम बताया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक है, एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें सारी बातें लिखी हैं और हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी बात कहाँ लिखी है। इसलिए पेज नंबर, एज ए पेज नंबर के रूप में हम आर्टिकल को समझ सकते हैं, एज ए पेज नंबर के रूप में हम आर्टिकल को समझ सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे ही मैं बोलता हूँ आर्टिकल 21, तो ये मत सोच लिया करिए अरे ये क्या आ गया बहुत बड़ा, इसको ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बड़ी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जो संविधान है, आप कह सकते हैं कि हमारे जो धर्म में, हिंदू धर्म में आप समझ सकते हैं कि गीता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में कुरान है, वैसे ही हमारे देश की एक किसी एक गीता और कुरान से कम नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे सभी से बढ़कर है। ठीक है ना, क्योंकि उसी के अंडर में हम लोग रहते हैं और वही पूरे देश में हम संचालित होते हैं, तो एज हम उससे भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको जो मैंने यहां बता रहा हूं कि आर्टिकल 21 क्या कर रहा था हमें, व्हिच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, है ना, एंड आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ। तो राइट टू लाइफ से हमारा क्या इंक्लूड हो रहा है? राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ हमें अलग से कहीं नहीं मिला हुआ है, राइट टू हेल्थ भी हमारा कहां पे है? आर्टिकल 21 में ही है, आर्टिकल 21 में ही है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए आगे हुआ क्या, हुआ ये था कि वेस्ट बंगाल सरकार थी, ये हकीम शेख जहां के थे, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थे। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। वेस्ट बंगाल क्या है? एक स्टेट गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक स्टेट गवर्नमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो तो नेशनल लेवल पे है, वो तो सारे स्टेट को डांट फटकार लगा सकता है ना। वही किया सुप्रीम कोर्ट ने। इज देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को दिशा निर्देश दिया, बताया कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, हिट कंपेंसेशन पे करना चाहिए। कंपेंसेशन का मतलब मुआवजा, यानी पैसा रुपए जो भी खर्च हुआ है, हकीम से जो भी पैसा रुपया खर्च हुआ है, किस लिए? फॉर लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइमरी केयर। यानी बहुत सारी अस्पतालों ने मना कर दिया, जब छोटी छोटी अस्पतालों में जो वहां पर गया उसको सुविधा नहीं मिली, तो उसको उसकी जो चोट रही ना वो और बढ़ गई, उसका पैसा और खर्चा हुआ, और बाद में जाके कहीं उसको थोड़ा प्राइमरी हेल्थ मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को डांट फटकार लगाई कि जितना भी उसका पैसा खर्चा हुआ है हकीम शेख का, ये आप उसकी पूर्ति करेंगे, और साथ ही साथ अपनी व्यवस्था को भी सुधार लीजिए कि अगर कोई राज्य में आपके कोई ट्रेन से, बस से कहीं गिर रहा है, तो फर्स्ट एड जो होता है ना, पहली जो प्राथमिकता होती है कि उसको तुरंत पास के किसी अस्पताल में दिखाया जाए, तो इसकी व्यवस्था भी आप लोग करिए। अगर अस्पताल नहीं बने हैं तो उनको बनाइए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप एक राज्य हैं, आप एक स्टेट हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं, स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आप लोग सोचें, अस्पतालों का निर्माण करें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट पेशेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी वार्ड बनाइए आप। ठीक है ना, इस तरह से पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है ना, खेत मजदूर समिति ने इस मामले को उठाया था कि भाई जब एक मजदूर के साथ में आज हुआ है, तो बाकी मजदूर भाई भी सोच रहे थे कि यार हमारे भी खिलाफ होगा। तो ये जो लड़ाई हुई थी स्टेट गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये केस किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंचा था? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बंगा खेत मजदूर समिति पहुंची थी। बंगाल की जो एक खेत मजदूर समिति है, वो हकीम शेख की तरफ से उसने कोर्ट फाइल किया हुआ था। ठीक है, वर्सेज किसके खिलाफ लड़ रही थी? ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 की। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है, ट्रू घटना है। ठीक है, इसलिए इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर इसको आप लोग नेट में देखेंगे तो ये आपको इवेंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात ये है, आपका सुप्रीम कोर्ट जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका न्यू दिल्ली में है। इसकी भी कहानी है थोड़ा सा, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 26/7/1950। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 से, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि द डे इंडिया बिकेम द रिपब्लिक, और इसी दिन भारत क्या हुआ था? रिपब्लिक बना था, है ना। लेकिन पहले इसका पुराना नाम क्या था वो भी आप लोग याद करिए। इसका पुराना नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या था? द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये बना था आपका 1937 से 1949 तक इसने काम किया है। 1937 से 1949 तक काम किया है। और फिर 1950 से तो आपका ये वाला सुप्रीम कोर्ट आ गया जिसको आप देख रहे हैं।
अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट को कोई अलग से बिल्डिंग नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट को अलग से कोई बिल्डिंग दी जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ काम कर रहा था? इट वाज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस। ये जहां पर पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है दिल्ली में, संसद बनी हुई है, संसद भवन बना हुआ है, उसी के अंदर जो एक राजा बैठते थे, प्रिंस बैठते थे, उन्हीं के चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया था। बताइए, अब राजा के पास ही सुप्रीम कोर्ट, मतलब राजा ही निर्णय दे रहा है। अब पार्लियामेंट जहां पर आपकी बनी हुई थी, वहीं उसी बिल्डिंग में अंदर कहीं सुप्रीम कोर्ट को रख दिया गया था। लेकिन आज क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से पूरा एक जमीन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, उसका पूरा एक अलग से स्थापना है। सुप्रीम कोर्ट अलग ही है, पूरा सेपरेट ही है। ठीक है, इट वाज बनवाया किसने था? लोकेटेड इन द भारत सरकार ने, ये किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाया। ठीक है, ये तो भारत आजाद हो चुका है ना, भारत आजाद हो चुका है, तो भारत सरकार इसमें सहयोग कर रही है। हाँ सर आशुतोष पांडे बहुत देर से वीडियो बंद किया। आशुतोष ऑन कर लीजिए बेटा। इन द पार्लियामेंट हाउस, ये देखिए पार्लियामेंट हाउस में इट मूव्ड इन द इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग इन द मथुरा रोड। इस समय अगर आप जाएंगे तो मथुरा रोड पड़ती है, और मथुरा रोड पे न्यू दिल्ली में 1958 से ये आपको दिखाई देगा। मतलब 1958 तक में इसकी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, 1958 में ये पूरा ऐसे बनकर तैयार हो गया था, जो पिक्चर आप देख रहे हैं। और ये हालांकि इसकी स्थापना कब हो गई थी? स्थापना तो इसकी 26 और 1950 में हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी बिल्डिंग रही होगी। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को प्रिपेयर होने में इतना समय लग गया, और 1958 से कंटिन्यू आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें मुझे नहीं पढ़ाना, ये चीजें आप पढ़िए। देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए दे रहा हूँ। क्या दिया है? व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि ऐसी न्यायपालिका, ऐसा जुडिशरी जहां पर किसी का कोई प्रेशर ना हो, ना तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का कोई प्रेशर हो, ना ही लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का कोई प्रेशर हो। ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करे। किस रूप से काम करें? स्वतंत्र रूप में काम करें। तो देखिए, यही दिया है कि इमेजिन ए सिचुएशन, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, कोई ऐसी इमेजिन सिचुएशन कर रहे हैं आप, जहां पर आपको लगता है कि पावर ऑफ जो पॉलिटिशियन है, राजनीति है, नेता है, वो क्या कर रहे हैं? एनक्रोच द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। ठीक है, और विद इन द जुडिशियल सिस्टम, अगर आप जुडिशियल सिस्टम में जाते हैं, तो द पॉलिटिशियन हैज अ पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द जज। सोचिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, जज, जो न्यायपालिका में जो कोर्ट है, अगर वहां के जजों की अपॉइंटमेंट अगर इनके हाथ में आ जाए, तो क्या हमें सही से न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी आप लोग नीचे देखेंगे इसमें कंक्लूजन में कि इनको बिल्कुल दूर रखा गया है। मतलब पॉलिटिशियन का कोई रोल ही नहीं है कि वो जजों को अपॉइंट कर सके। जज कैसे अपॉइंट होंगे, बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। ठीक है, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं, न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखी गई है। ठीक है, यही सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें आप लोग ये कंडीशंस हैं, और यहाँ से फिर आप इसको पढ़ते हैं कि वन एस्पेक्ट इज इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर है। पावर का बंटवारा किया गया है कि लेजिस्लेचर का पावर यहाँ तक है, एग्जीक्यूटिव का पावर यहाँ तक है, और जुडिशरी का पावर क्या है? जुडिशरी के जहां पावर स्टार्ट होता है, वहां से सारे पावर स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई कानून भी बन गया है, कोई लॉ भी बन गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो बना हुआ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, जहां पर जो बातें लिखी हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि सीधे उस कानून को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं कि कोई भी लॉ बना के देश में लागू कर दे, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट वॉच करता रहता है, देखता रहता है कि गलत बना रही है कि सही बना रही है ना, एज ए प्रहरी के रूप में, है ना, एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगा रहता है आपकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट बन जाएगी तो कोई भी उल्टे सीधे नियम बना देगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये ही सारी बातें इसमें दी गई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता, डू नॉट एक्ट रियल बिहाफ, और उनके पक्ष लेकर कोर्ट कभी काम नहीं करता। यही बात यहाँ पर भी देखने के लिए हमें मिलती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत ही सेपरेट रखा गया है, एक भी इंटरफेरेंस नहीं होता, मात्र नाम मात्र का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और इनका जो ऑफिस होता है वो